हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन, उसी को आगे लेकर चलते हैं और आज एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और टॉपिक के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही है। जो मेरे बैक साइड में आप डायग्राम देख रहे हो हिस्टोलॉजी ऑफ पीनस है, यानी सीसन की ओतिकी। सीसन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं। ओके, देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें सीसन के ऊपर जब बात चलती है तो आपको पहले तो एक बात पता होनी चाहिए कि ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, बाह्य जननांग। ये बाह्य जननांग है, बाह्य जननांग, ठीक है। और बाह्य जननांग में इन्हें मेल पुरुषों में वर्षण आते हैं, यानी स्क्रोटम आता है। वर्षण तो दिखेगा नहीं, स्क्रोटम आता है, वर्षण कोश। और सीसन ये बाह्य जननांग के रूप में आते हैं। जो सीसन होता है उसमें बोन नहीं होती है, विदाउट बोन। एक पेशी अंग है भाई, पेशी। अगर बोन नहीं है इट मीन्स सारा का सारा मसल्स से बना हुआ है, मसल्स है इसके अंदर, ठीक है, बोन नहीं है। कुछ जीवों के पीनस में बोन पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है। ऐसी कंडीशन में उनको बैकुलम कहा जाता है। जैसे व्हेल, चमगादड़, इनमें इनके सीसन में अस्थि पाई जाती है, बोन पाई जाती है। सीसन को अगर मॉर्फोलॉजिकल रूप से देखें तो इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, पूरे सीसन पर एक लेयर पाई जाती है, पिगमेंटेड लेयर होती है जो नीचे तक आती है और इस प्रकार से वो बंद रहती है। इस प्रकार से बंद रहती है, नीचे से ऐसे बंद रहती है वो, ठीक है। ये लेयर जो होती है वो यहां तक, देखो सीसन का जो अंतिम भाग फूला हुआ होता है उसको ग्लांस पेनिस, या हिंदी में आप क्या कहते हो, सीसन मुंड कहते हो। क्या कहते हो? सीसन मुंड। तो ये सीसन मुंड जो होता है वो सीसन की पूरी लंबाई से थोड़ा ज्यादा होता है, विड्थ में इसकी थोड़ी चौड़ाई ज्यादा होती है। और इसके पूरे सीसन के ऊपर एक ढीली त्वचा का आवरण ढका रहता है जो नीचे तक आता है, यहां तक आता है। ये ढीली त्वचा का जो आवरण है ये यहां तक, आगे आगे का जो सीसन मुंड पर है वो मूवेबल होता है। मूवेबल मतलब मूव कर सकता है, ठीक है। और लेकिन पीछे का जो होता है वो इसकी स्किन के साथ चिपका रहता है, वो मूवेबल नहीं होता, हटता नहीं है। इसको हटाया जा सकता है, वापस से अपनी जगह पे लाया जा सकता है। इसको आप, बाहर की जो स्किन है इसको आप प्रीप्यूस कहते हो, प्रीप्यूस। प्रीप्यूस क्या कहते हो? प्रीप्यूस। देन उसके बाद में आगे हम बात करते हैं जो सीसन मुंड है, उस सीसन मुंड पर ये सारी प्रीप्यूस है वो एक जगह ऐसे एक पॉइंट पर अंदर की तरफ धसी रहती है, एक पॉइंट पे। जो ग्लांस पेनिस होता है उसके नीचे का भाग होता है, ग्लांस पेनिस है उसके नीचे की साइड में एक पॉइंट होता है। उस पॉइंट पर ये जो प्रीप्यूस है आगे से इकट्ठी होके एक गुच्छा अंदर की तरफ जाया हुआ रहता है। इस प्रीप्यू, ये जो पॉइंट होता है इसको फ्रेनुलम कहा जाता है। सीसन मुंड जो होता है वो कुछ इस शेप में होता है, ऐसे। तो नीचे का जो बेस होता है ये थोड़ा उभरा हुआ होता है, ये उभरा हुआ होता है। इसको कोरोना ग्लैंडिस कहा जाता है। कोरोना ग्लैंडिस कहा जाता है, नीचे का जो उभरा हुआ भाग होता है उसको कोरोना ग्लैंडिस कहा जाता है। अब अगर इसकी ओतिकी अगर हम देखें तो यहाँ कट सेक्शन अगर हम देखते हैं इसका, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, सीसन जो होता है
वो तीन रज्जू का बना होता है, यानी तीन डोरियां होती हैं उसमें, एक ये होती है, एक ये होती है, एक बीच में होती है। तो दाएं बाएं दो होती है और बीच में एक होती है। जो दाएं बाएं होती है वो आपस में जुड़ी रहती है, जबकि बीच वाली जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। ठीक है, अगर यहां से कट सेक्शन लिया जाए तो ये जो है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे, इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे। इसमें जो दाएं बाएं हैं, ये जो दाएं बाएं हैं, एक ये है एक ये है, ये वही डोरियां जो वही मैं बता रहा था आपको, वही रज्जू हैं जो दाएं बाएं के। ये आपस में सिसन पट्टी द्वारा, एक पट्टी होती है उसके द्वारा जुड़े रहते हैं। ये जो दाएं बाएं के हैं इनको कोरपोरा केवर्नोसा कहा जाता है। और जो बीच वाला होता है वो अलग से है, इसको आप कॉर्पस स्पंजियोसम कहते हो। कंफ्यूज मत होना, अगर याद रखना चाहो तो रख लेना। जो ये तीनों रज्जु होते हैं इनके जस्ट ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही कहा जाता है। अभी आप सोचो कि सर वो टेस्टीज में आया था, वो यहाँ कैसे आ गया? तो लेयर के नाम है, लेयर के नाम कॉमन से सब जगह एक से ही चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना एम्पुला, कहीं पे भी एम्पुला वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाहर जो है वो क्या होगा, एक लेयर पाई जाती है जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि जो कॉर्पोरा केवर्नोसा है इसमें कौन से हैं, लेफ्ट और राइट वाले, ये जो सीसन मुंड है उसके आधार पर खत्म हो जाते हैं, यहीं पे खत्म हो जाते हैं। जबकि कॉर्पस स्पंजियोसम है वो पूरे सीसन में लास्ट पॉइंट तक रहता है। ठीक है, तो अगर मेरा प्रश्न रहे कि बताओ इन तीनों में से यूरिथ्रा किस में पाया जाएगा, मूत्र मार्ग किस वाले में होगा? ऑब्वियसली बीच वाले में होगा मूत्र मार्ग। तो ये यूरिथ्रा है, ये मूत्र मार्ग के लिए, ये आर्टरी वेन वगैरह हैं, इनमें भाई ब्लड सप्लाई तो होती है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे हैं वो चेम्बर हैं, छोटे छोटे, जिनको साइनस कह दो, आज साइनोसूड कह दो। ठीक है, ये कोष्टक बोल दो, छोटे कोष्टक, ये छोटे 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 छोटे। इरेक्ट होना, सीसन का इरेक्ट होना डिपेंड करता है कंप्लीटली ब्लड सप्लाई पर। ब्लड सप्लाई पर ही डिपेंड करता है। जब भी कैंडिडेट एक्साइटेड लेवल में रहता है तो हमारा ऑटोनोमस नर्व सिस्टम जो होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, एक तंत्र होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्व सिस्टम होता है, ये सिग्नल देता है। ठीक है, कब? जब जब जो पुरुष साथी है वो एक्साइटेड लेवल में रहे। ठीक है, ड्यूरिंग द कोइटस, सहवास के टाइम, तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ब्लड ज्यादा तेज हो जाता है। और जो सीसन के जो चेम्बर हैं, जो कोष्टक हैं, वो पहले संकुचित अवस्था में होते हैं, फर्स्ट में, लेकिन जैसे ही ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो ये जो है संकुचित से शिथिल हो जाते हैं और जो सीसन है वो इरेक्ट हो जाता है। मान लो कोई चेम्बर है, जैसे मान लो ये चेम्बर है, ये मुट्ठी बंद है, ये चेम्बर है, तो ये संकुचित अवस्था में है।
अगर मान लो मैं इसमें ब्लड डालना है मेरे को या पानी डालना है तो नहीं जाएगा, लेकिन आप बोले सर इसको शिथिल कर दो आप, तो मैंने इसको ढीला कर दिया ऐसे, तो अब पानी है उसमें अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो शिथिल होने के बाद ही ब्लड सप्लाई अंदर जाएगी। जैसे ही उस चैम्बर में ब्लड सप्लाई जाएगी वो चैम्बर फैल जाएंगे, फैलने से जो पीनस है उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही जब एक्साइटेड लेवल खत्म हो जाता है तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है ब्लड सप्लाई को वहां से बंद कर देता है। तो ये सारा मामला डिपेंड रहता है सीसन के ऊपर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ये सीसन की औतिकी थी और ये पूछ सकते हैं। नया टॉपिक है थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में और डिटेल से देख लेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कॉमन सी बातें कर लेते हैं, जितना आपने ऐसे मान लो आपने 11th में तो था नहीं टॉपिक, 10th में आपने जरूर जाना होगा, अब 12th में ही जान रहे हो आप। ठीक है, तो 10th के बेस पे कॉमन सी बातें कर लेते हैं, डिटेल से हमारा टॉपिक कल हो जाएगा। ठीक है, मादा जनन तंत्र। तो पहली बात तो यह है कि जो मादा जनन तंत्र है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक जनन अंग। एक तो प्राथमिक जनन अंग और एक द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग वे होते हैं जो युग्मकों का निर्माण करें। प्राथमिक जनन अंग उन्हें कहते हैं जो युग्मक बनाए बच्चों। तो फीमेल के केस में युग्मक कौन बनाता है? एक जोड़ी अंडाशय। कौन बनाता है? एक जोड़ी अंडाशय। तो यहां पर कौन होगा? प्राथमिक जनन अंग कौन होगा? अंडाशय। ये अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय। क्लियर? उसके बाद में हम बात करते हैं कि द्वितीयक जनन अंग कौन से होते हैं। तो आप बताओगे द्वितीयक जनन अंग जो है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है, उसको भी आप डक्ट सिस्टम और एसेसरी ग्लैंड में डिवाइड कर रहे हो। एक पार्ट आप ग्रंथि का बना रहे हो कि यहाँ पे कौन कौन सी ग्रंथियां सहायक है, और एक आप बना रहे हो कि कौन कौन सा नलिका तंत्र है। तो जो ग्रंथियां हैं वो आपको याद रखना है। यहाँ पे जो कॉमन यूज में आती हैं दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, एक तो बार्थोलिन ग्रंथि है और एक स्तन के अंदर प्रेजेंट रहती है दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि। हाँ, आप बोलोगे सर ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तो मान लो बॉडी में नीचे है, पेल्विस रीजन में है फीमेल में, और जो स्तनों की बात करें वो पेल्विक रीजन से ऊपर है। तो इन दोनों का पूरा कनेक्शन होता है आपस में, बिना कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपको कॉमन बातें हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में जाननी है। अब अगली बात आप करते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन का मतलब होता है श्रोणि क्षेत्र में। श्रोणि क्षेत्र आप जानते हो, नाभि के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसको आप श्रोणि क्षेत्र में काउंट करते हो। भाई हड्डियों को देख लो आप, इसको आप क्या कहोगे? अंश मेखला। और जो हिप बोन होती है उनको आप क्या कहोगे? श्रोणि मेखला। तो हिप बोन के ही ढांचे में रहता है, ऐसे ही पुरुषों में रहता है और ऐसे ही मादाओं में रहता है। हिप बोन के ढांचे के अंदर ही ये जो सिस्टम है वो लागू रहता है। क्लियर? इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर नलिका तंत्र कौन सा है? तो नलिका तंत्र की अगर हम बात करें तो देखो, ओवरी को छोड़ दो आप, अंडाशय को छोड़ दो, अंडाशय के आगे चलो, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई ना, ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब के आगे अगर आप आगे आओगे तो ये यूट्रस हो गया। यूट्रस में और आगे आगे आओगे आप
तो ये जो है सर्विक्स हो गया। सर्विक्स में आप और आगे आओगे तो ये वेजाइना हो गई, और वेजाइना के बाहर भी फीमेल के अंदर 5 बाह्य जननांग पाए जाते हैं, बाह्य जननांग। मेल में 2 ही होते हैं, ध्यान रखना, एक तो वृषण कोष होते हैं और पीनस होता है, टेस्टिस और पीनस होता है। इसमें वेजाइना के बाहर 5 ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के अंदर। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है यहां पर, क्लियर। अगर और कॉमनली अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देखो, बहुत कॉमन सी बात है, बिना टॉपिक, किसी भी टॉपिक को बिना लिए, मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप से बात कर रहा हूं, बिना किसी टॉपिक को लिए। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम लेयर दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक मायोमेट्रियम लेयर दिखाई दे रही है। तो इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये लेयर ऑफ द यूट्रस है, यूट्रस की दीवार है ये। यूट्रस की दीवार को 3 भागों में बांटा गया है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। आप इनको इंग्लिश में याद रखना। वैसे आप इनको बाह्य गर्भाशय, अंतः गर्भाशय स्तर, बाह्य गर्भाशय स्तर, भीतरी गर्भाशय स्तर, ऐसे नहीं है, क्योंकि इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब भी आप किसी चीज को सर्च करते हो तो आपको इस तरीके से कुछ नहीं मिलेगा। कॉमन सा याद रखो, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती है वो आउटर होती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। मायोमेट्रियम आप जानते हो, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाने के काम आती है। जब बच्चा यूट्रस से बाहर निकलता है तो जोरदार संकुचन उत्पन्न करवाती है। और एंडोमेट्रियम जितनी भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, बच्चे का रोपण करना, भ्रूणीय परिवर्धन, सारा एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर होता है। एक और कॉमन सी बात बताऊं, जो फीमेल के अंदर जो ओवरी होते हैं, फीमेल के अंदर वो एक जोड़ी होते हैं, और एक जोड़ी ओवरी होते हैं फीमेल के अंदर, ठीक है। और 13 से 14 एज में इनमें ओवम बनते हैं। लेकिन एक बात आपको मैंने पहले बताई कि फीमेल में जो ओवम है वो उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बन जाते हैं, बाकी रुक जाते हैं बीच में, ओवम बनते हैं। और 40 से 45 एज तक बनते हैं। इस एज को आप रजोनिवर्ती कहते हो हिंदी में, रजोनिवर्ती। रजोनिवर्ती, आई थिंक, सॉरी, ये यहीं आएगा, है ना, रजोनिवर्ती। मीनोपोज, इंग्लिश में आप क्या कहोगे, मीनोपोज, ठीक है। ये रजोनिवर्ती, जिस टाइम पर पहली बार किसी स्त्री के, किसी लड़की के मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको रजो दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रजो दर्शन। तो कॉमन से वर्ड है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये सर्विक्स जो होती है ना, ये सर्विक्स, यहाँ पे ये सर्विक्स है, ये यूट्रस का माउथ होता है, ध्यान रखिए, यूट्रस का माउथ होता है। वेजाइना सिर्फ यहीं तक होती है, ये यूट्रस का माउथ होता है, क्लियर। यूट्रस का माउथ होता है, यानी गर्भाशय का माउथ है ये सर्विक्स, ठीक है। बच्चा जब डिलीवरी केस में जब यूट्रस से बाहर आता है तो सर्विक्स का खुलना जरूरी होता है। बहुत कॉमन सी बातें हैं, सर्विक्स का खुलना जरूरी होता है। अगर सर्विक्स नहीं खुलता है देन ऑपरेट करना पड़ता है, फिर पेट काट के बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। अगर सर्विक्स खुल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये कॉमन सी बात है, ठीक है। तो एक और ऐसे ही सिलेबस से नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
एक वर्ड आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, उदाहरण आप जान जाओगे, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जब बात की जाती है तो स्पर्म जाते हैं, स्पर्म जाते हैं एम्पुला में मिल जाते हैं और एम्ब्रियो बन जाता है। देन उसके बाद में एम्ब्रियो को यहाँ पर अटैच होना पड़ता है, रुकना यहाँ पड़ता है, लेकिन वो अपनी जगह यहीं बना लेता है। ऐसी कंडीशन में वो फैल के फिलोपियन ट्यूब को फाड़ देता है और ऐसी कंडीशन में फिलोपियन ट्यूब को निकालना पड़ता है। इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो बहुत से केस में ये होने लग गई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें फिलोपियन ट्यूब को तोड़ देता है, एम्ब्रियो जो फिलोपियन ट्यूब को फाड़ देता है और ऐसी कंडीशन में टाइम रहते उसको निकलाना पड़ता है। नहीं तो ऑब्वियसली ये तो रेयर केस है, बॉडी का केस है, आदमी डेथ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, तो बहुत कॉमन सी बातें की है, बाकी स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप फिलोपियन ट्यूब, ओवरी की डिस्कस, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।